Welcome to our new chapter, that is magnetic effect of electric current. तो ये काफी important chapter है, magnetic effect of electric current. And very simple, full scoring कर सकते हो. Start to end आप आपकी book निकाल के बैठो, सारे notes डाउन करो, सारे फॉर्मूले, सारे पॉइंट्स, सारे शॉर्टकट and solve sums with me, and then believe me you will score out of marks in magnetic effect of electric current. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं magnetic effect of electric current. आज पहला लेक्चर है तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं. First of all you should understand what is magnetic induction. ठीक है कि भाई मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो सिंपल में मैं बोल सकता हूं इट इज द strength of the magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैग्नेट ले, सिंपल आपने बचपन में किया रहेगा, अगर आपने एक मैग्नेट लिया, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और एक आयन का पिन आप यहां पे लाके रखते हो, तो ये आयन का पिन जाके इसको चिपकता है. मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नेट ने अपने आजू बाजू में एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया. ओके, मैग्नेट ने अपने आजू बाजू में क्या बनाया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. और इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. बेस्ट एग्जांपल इज आयन. तो आयन को वो अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो आजू बाजू में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना है, ये जो मैग्नेट के आजू बाजू में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस व्हिच इज क्रिएटेड वेयर मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस फोर्स. ओके, मैग्नेटिक फील्ड में एक स्फीयर बनेगा, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा. मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर मैग्नेटिक मटेरियल विल एक्सपीरियंस फोर्स. ओके, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग होने वाली है. नियर द मैग्नेट नो डाउट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पर जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा. तो हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ वेरी होते जाएगा. ओके, सो ये जो फील्ड बनी है इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इजी. ठीक है, तो व्हाई आई एम सेइंग इट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है. तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करना है, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करना है, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन अभी नहीं दे रहा हूं, पर नो डाउट इसी चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म में मैं इसको डिफाइन भी करूंगा, बट फॉर्मूला आने के बाद. फिर आप इसको याद रखो कि भाई मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म. ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक इंडक्शन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, और इसका सिंबल है V. तो फेमिलियर हो जाओ भाई, बार बार ये आने वाला है. ओके, इसका SI यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से टेस्ला. कैसे आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, कैसे आएगा टेस्ला, वो आने वाले चैप्टर में देखेंगे. पर फिलहाल इतना पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन. इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म. मैग्नेटिक इंडक्शन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म. ओके, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट पे. ओके, अभी ओल्स्टर जो साइंटिस्ट था उसने ये ढूंढ के निकाला कि व्हेन करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, जब कंडक्टर में से करंट जाएगा तो वो अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. कोई भी कंडक्टर में से जब करंट जाएगा तो करंट अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो इतना याद रखो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, कोई भी कंडक्टर में से जब करंट जा रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. अभी इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज हमें ढूंढनी है.
तो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट जो भी चैप्टर का रहेगा, देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, बस इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहला लॉ जो B की वैल्यू बताता है वो है बायोट एंड सर्किट लॉ। तो फर्स्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएगा, तो फर्स्ट लॉ जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू बताएगा वो है बायोट एंड सर्किट लॉ। ठीक है, सिंपल चलो है, बहुत सिंपल से, एकदम इजीली आप इसको याद रख सकते हो। भाई कोई भी कंडक्टर ले, इस कंडक्टर में से व्हेन करंट विल पास इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बराबर। कोई भी कंडक्टर में से करंट जाएगा वो आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बताया ओरिजिनल। अभी इस पॉइंट पे, लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। सो वो वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है, अगर ये B की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो आई एम गोइंग टू यूज बायोट एंड सर्किट लॉ। तो बेसिकली किसी भी कंडक्टर में जब करंट जाएगा आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किसी भी पॉइंट पे अगर उसका आपने को स्ट्रेंथ फाइंड करना है, B फाइंड करना है, हम क्या यूज करेंगे, बायोट एंड सर्किट। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोट एंड सर्किट लॉ is never applicable to a complete conductor. ठीक है, बायोट एंड सर्किट लॉ कभी भी पूरे कंडक्टर के लिए अप्लाई नहीं होता। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू ए, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर। It is only applicable to small part of conductor, जिसको हम अभी बोलते हैं एलिमेंट। ओके, इसका मतलब ये है कि पूरे कंडक्टर के लिए लॉ लगने वाला नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे कंडक्टर के लिए लॉ लगने वाला नहीं। लॉ जो है वो कंडक्टर के छोटे पार्ट के लिए। तो मैंने एक कंडक्टर का छोटा सा पार्ट ले लिया, I have taken a small part of conductor. I have taken a very small part of conductor जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। चलो इस छोटे से पार्ट का लेंथ डिसाइड कर लेते हैं, dl। क्या है इसका लेंथ, dl। अभी इसमें से करंट जा रहा है, ये जो एलिमेंट है, ये जो छोटा सा पार्ट है उसमें से करंट जा रहा है, इसलिए इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको करंट एलिमेंट। ठीक है, तो करंट एलिमेंट है, तो मोमेंट इसमें से कंडक्टर से करंट जाएगा, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, मतलब फार्मूला अप्लाई नहीं होता, तो छोटे पार्ट के लिए अप्लाई होता है। तो जब भी आपको बायोट एंड सर्किट लॉ यूज करना है, आपको कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। व्हेनेवर यू हैव टू यूज बायोट एंड सर्किट लॉ, यू हैव टू डिवाइड कंडक्टर इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट, और छोटा सा पार्ट हमने ले लिया और इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब ये एलिमेंट इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेट अस से दिस पॉइंट इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के सेंटर से ये r डिस्टेंस दूर है। तो याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पे बनेगा, मैं इसको dB लिखता हूं क्योंकि छोटा वाला एलिमेंट बना है, स्मॉल एलिमेंट बना है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो मैंने बोला dB। ओके, तो इस पॉइंट P पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, कि भाई करंट एलिमेंट का लेंथ कितना है। इट डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, कि एलिमेंट से कितना करंट जा रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ एंगल
It depends upon sign of angle between the current element and the straight line joining the point and the current element. ठीक है? तो एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पे भी वो डिपेंड करता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फील्ड कम होता है डिस्टेंस बढ़ने से। ये लॉ तो आपने बहुत बार देखा रहेगा, इसको हम सेपरेटली इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड जो बदल रहा है बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ अ कंप्लीट कंडक्टर, बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट। इस पॉइंट बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है it depends upon the length of the element, it depends upon the current flowing through the element, okay, it depends upon the sign of angle between the current element and the straight line joining the point at the center of the current element and inversely proportional to r square। तो ये आपका लॉ हो गया। एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये लॉ डिराइव किया हुआ है कि भाई कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम इसको क्लब कर देंगे तो ये आइडियल sin थीटा upon r square ऐसे आ जाएगा। If you remove the sign of proportionality तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये कांस्टेंट है mu naught upon 4 pi आइडियल sin थीटा upon r square। और ये जो फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला बायोट अभी एक चीज और क्लियर हो गई। तो मोमेंट है राइट mu naught, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी है। अभी यहाँ पे नॉट डाला है तो मैंने वैक्यूम कंसीडर किया, ओके, या फिर जो मीडियम में आप रखोगे उसकी परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी का मतलब है कि मीडियम का कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? मीडियम का। कि मीडियम कितने लाइंस ऑफ फोर्स अलाउ कर रहा है, मीडियम कितने लाइंस ऑफ फोर्स को परमिशन दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सिर्फ ये 4 फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई आपने कंडक्टर को किस मीडियम में रखा है, उस पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये मीडियम का कांस्टेंट है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आया था 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो परमिटिविटी कांस्टेंट था, ये परमिएबिलिटी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो कम ऑन मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे बनेगा, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, करंट फ्लो थ्रू द एलिमेंट, साइन ऑफ एंगल between dl and r, and no doubt it is inversely proportional to r square। ये 4 फैक्टर तो है ही, और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको पता रहेगा तो उसमें कैपिटल जी यूज करते हैं। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पे डिपेंड करते हैं। तो ये मैग्नेटिक कांस्टेंट है, ओके, परमिएबिलिटी ऑफ द वेक्टर, मीडियम का कांस्टेंट। जिस मीडियम में आप रख रहे हो वहां से आया है। और अब ये मैंने सिर्फ वैक्यूम के लिए स्टैंडर्डाइज कर दिया इसको, और इसकी वैल्यू जो है 10⁻⁷। ओके, इसका यूनिट क्या आएगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। सो फिलहाल ये आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। इसका यूनिट कैसे आने वाला है वो हम देख लेंगे, ओके। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये लॉ पूरे कंडक्टर के लिए अप्लाई नहीं होता। इट इज एप्लीकेबल टू अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो व्हेनेवर यू हैव टू यूज बायोट-सैवर्ट लॉ, सबसे पहला चीज आप कंडक्टर को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करो, और कोई भी एक छोटा पार्ट ले लो और उसे फाइंड करो। ये फार्मूला लगा के फार्मूला समझ में आना चाहिए। dV = mu0/4 pi आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर आप मुझे अभी पूछोगे सर ठीक है छोटे एलिमेंट यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाना आपने फाइंड कर लिया, पर अगर पूरे कंडक्टर का फाइंड करना है तो इसके बाद एक और स्टेप करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे सारे छोटे-छोटे एलिमेंट जो भी यहाँ पे बन रहे हैं उनका हम एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे मतलब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर पूरे कंडक्टर का चाहिए तो देन यू हैव टू इंटीग्रेट। इज इट क्लियर? I hope you understood what is बायोट-सैवर्ट law, how it is applied and when it is applied. Okay, when it is applied, when a current passes through conductor. And how it is applied? By dividing conductor into small part and just applying this formula. Is it clear? Formula note down करो, बहुत important है। और भी बात करने वाले हैं इसमें,
और ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इतना नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट.